अस्सलाम वालेकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूं सैयदा शनाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठ साहब, पावर लंच के कल हमने सारी डायमेंशंस डिस्कस की, लेकिन एक डायमेंशन उसमें मिस हो गई। आज एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट भी है, उस पर बात करने से पहले ज़रा उस पहलू को निपटा लें जो बहुत अहम था लेकिन मिस हो गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और अमेरिकन प्रेसिडेंट के दरमियान जो मुलाकात हुई, उससे मिलिट्री टू मिलिट्री ट्रैक की तो तजदीद होती है, लेकिन उससे सिविलियन क़यादत ने लेफ़्ट आउट महसूस किया होगा यकीनन कल तक या अब से थोड़ी देर पहले तक, और ऐसे लगा कि उन्हें बाईपास किया गया है, जिसकी वजह से बहुत से तज्जियाकारों ने कहा कि उन्हें घबराना चाहिए, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को भी घबराना चाहिए। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले एक ख़बर आती है कि जो मार्को रूबियो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से रब्ता करते हैं। इससे पहले उनका रब्ता इंडिया पाक टेंशन्स में हुआ था और अब वो फ़ोन करते हैं, और प्रेस रिलीज़ के मुताबिक उन्होंने कॉल किया शहबाज शरीफ साहब को और उसमें मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू हुई है। लेकिन इसका जो आखिरी कुछ जुमले हैं वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान की हौसला अफजाई की और पाकिस्तान को शाबाश दी उसके किरदार पर, और ये कि उसके ताल्लुकात ईरान के साथ क्योंकि बहुत अच्छे हैं तो वो अपना किरदार अमन व अमान की कोशिशों में अदा करता रहे ईरान की बाबत। इसके अलावा भी बहुत सी और चीज़ें इसमें बताई गई हैं कि किन अमूर पर बात हुई, बड़ी डिटेल्ड गुफ्तगू थी। लेकिन अब आपके ख्याल में वो इम्प्रेशन ख़त्म हो गया कि एक तरफ किया गया है पाकिस्तान की सिविल क़यादत को? हाँ, मेरा ख्याल है यू आर राइट। इसको कहते हैं नेटवर्किंग। आई थिंक हमारी तरफ से भी नेटवर्किंग हो रही है और उनकी तरफ से भी नेटवर्किंग हो रही है ताकि एवरीबडी इज ऑन द सेम पेज। मगर मैं समझता हूँ कि सिविलियन हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है। जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि ये जो भी हुआ है ये कुछ अरसे से इसकी प्लानिंग हो रही थी, और इसलिए आई थिंक शहबाज शरीफ साहब जो है ही वाज फुली इन द लूप। सो इसलिए आई डोंट थिंक देयर इज एनी कंफ्यूजन। मगर जो असली खबर है वो ये है कि अब क्या कमिटमेंट की है हमारे लोगों ने वहाँ, या उन्होंने क्या मांगा इनसे। अब यहाँ बहुत सी अफवाहें चल रही हैं, कोई कहता है उन्होंने बेसिस मांगे हैं, कोई कहता है ये, कोई कहता है वो। मेरा ख्याल है आई थिंक जो बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही है उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये लोग जो है पाकिस्तानी, ये ईरान को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये कहना जी, कि मतलब ये है कि हमसे बेहतर समझते हैं ईरान को। दे नो ईरान बेटर देन अदर्स। तो मतलब क्लियर हो गया मुझे जी कि यस, हमने ऑफर किया होगा और उसने एक्सेप्ट कर लिया होगा हमारा ऑफर। और वो ऑफर क्या है? हमने कहा होगा हमें भी एक मौका दें टू टॉक टू ईरान, टू प्ले अ रोल and to get Iran back on the negotiating table and to make concessions, because no one wants American involvement in this conflict. इसके लिए हमारे लिए भी बहुत खतरा है इसके अंदर, and you don't want to destabilize this region like this. तो इसलिए we would like to play a role. और अभी आपने जिक्र कर दिया कि हमारे आर्मी चीफ की भी मुलाकात हुई थी ईरानियन आर्मी चीफ से, तो मतलब ये है कि तल्लुकात हमारे ठीक ठाक हैं। और जैसे कल भी मैंने जिक्र किया कि पार्लियामेंट के अंदर, ईरान की पार्लियामेंट के अंदर काफ़ी तारीफ हुई हमारी और हमारे मौक़िफ़ की। सो आई थिंक पाकिस्तान इज गोइंग टू प्ले अ रोल। और ये जो 2 हफ्ते की मोहलत मिली है, आई थिंक ये कुछ इस किस्म की बातें पहले हो चुकी थी। इसी होता ये है कि इस किस्म की मुलाकात से पहले बहुत सी बातें पहले हो जाती हैं कि वो ये पूछेंगे, आप ये कहेंगे, तो ये बातें पहले हो जाती है। फिर फेस टू फेस जब होता है तो वहाँ कॉन्फर्मेशन हो जाती है बात, या एलेबोरेशन हो जाती है, उसको आगे बढ़ के की बात की जाती है। मगर जो एजेंडा आइटम्स होते हैं ना, वो पता होता है आपको कि टॉकिंग पॉइंट्स क्या हैं, एजेंडा आइटम्स क्या हैं, क्या नहीं। तो जैसे हमको सबको पता है कि ये कुछ अरसे से ये बात चल रही थी, तो आई थिंक बहुत सी बातें पहले हो गई थी और यहाँ जाके डोनाल्ड ट्रंप को मनाना था और उसने इनकी बात सुननी थी।
तो मेरा ख्याल है इन्होंने कन्विंस कर दिया है कि वी कैन प्ले अ रोल एंड अलाउ अस, गिव अस सम टाइम, नंबर वन। नंबर टू, ट्रंप ने ये कहा ओके ठीक है, बिकॉज ट्रंप भी नहीं चाहता कि कोई गड़बड़ हो जाए। ही ऑल्सो वांट्स सेटलमेंट हो जाए तो उसके नंबर लग जाएंगे। अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट इन अ वॉर विल बी प्रॉब्लमैटिक फॉर हिम ऑल्सो। उसकी जो कंस्टिट्यूंसी है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो नहीं चाहते कि ये अमेरिका को वॉर के अंदर लेके जाए। और आपने देखा कि वहां की कांग्रेस के अंदर भी बातें शुरू हो गई हैं कि प्रेसिडेंट से ये पावर नहीं होनी चाहिए, एक सिर्फ कांग्रेस के पास पावर होनी चाहिए टू गो टू वॉर। तो ये बातें भी शुरू हो गई हैं, तो वो उसे एहसास है इस बात का। और ये जो 2 हफ्ते की मोहलत दी है, आई थिंक अब 2 हफ्ते या इससे कम वी कांट से, बिकॉज ट्रंप के बारे में ये जरूर है वो आज एक बात करता है कल फिर चेंज कर देता है। मगर अगर इफ यू गो बाय जो पहले की बात हुई उससे 60 दिन दिए थे और 61st डे इसराइल ने अटैक कर दिए, तो अब उसने 2 हफ्ते और दिए। मेरा ख्याल है दिस इज, एक तरफ तो उसने अपने जहाज वहाज भेज दिए, वहां टैंकर्स भेज दिए रिफ्यूलिंग के लिए टू हेल्प इसराइल। दूसरी तरफ उसने कुवैत वगैरह से अपने जो जेट्स स्टेशन है अमेरिकन बेसिस पे उनको विड्रॉ करके सेफर प्लेसेस पे लगा भेज दिया। इंडिकेशन ये है कि वी आर रेडी टू गो टू वॉर। अच्छा। दिस इज ये टैक्टिक्स यही होते हैं कि जी हम आ गए हैं, हम मारेंगे अब, और सब इंडिकेशन सिग्नलिंग जो है ना वो हो जाती है। मगर दैट इज द वे यू अराइव एट अ नेगोशिएटिंग पोजीशन। तो मेरा ख्याल है कि अब यू विल गेट अनदर चांस एट नेगोशिएशन। अब यूरोप में तो आपको पता ही है इस वक्त यूरोपियंस और ईरानियंस बैठे हुए बात कर रहे हैं जी। और आपको ये भी पता है कि जब पहले ये डील हुई थी विद अमेरिका तो उसमें भी यूरोपियंस ने रोल अदा किया था जी। और अब भी यूरोपियंस नहीं चाहते कि ये जंग हो। सो आई थिंक थिंग्स आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन एंड आई थिंक पाकिस्तान कोई ना कोई रोल अदा करेगा। मैं आपको एक हिंट देता हूँ, जी। अभी हमारी डेलीगेशन वही है ना, वॉशिंगटन में ही है। जी। तो जब ये वापस आएंगे तो जरा नोट कीजिएगा ये रास्ते में कहाँ रुकते हैं। अच्छा, स्टॉप ओवर कहाँ करते हैं? ये जो डेलीगेशन फील्ड मार्शल की क़यादत में वहाँ गया है फॉर 5 to 7 days ट्रिप का ड्यूरेशन बताया जा रहा है, आप कह रहे हैं वो वापसी पर कहाँ रुकता है ये देखना होगा। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। लुक आउट फॉर इट। मिडिल ईस्ट में ठहरेंगे कहीं? अब मैं इससे ज्यादा बात नहीं करता, ठीक है ना? अच्छा। आप लोग भी थोड़ा सा होमवर्क करें ना, थोड़ी सी आप अपने चिड़े और कब्बे उड़ाए थोड़े से। नहीं सेठ साहब, हमारे पास अब हम ड्रोन की तरफ जा रहे हैं, अब हम इन परिंदों पे इक्तफा नहीं करते। लेकिन मैं वापस आती हूँ इस प्रेस रिलीज की तरफ। असल में जब कल आपसे ये पूछा गया कि उस मुलाकात में क्या क्या बातें ज़रा गौर आई होंगी, तो आपने ज़ाहिर है उनका अहाता किया कि पॉसिबली ये डिस्कस हुआ होगा, और आपने ये भी कहा वहाँ आपकी चिड़िया नहीं थी। लेकिन ये गुफ्तगू जो आज हुई है इसमें यहाँ तक कि इंडिया के साथ मीनिंगफुल डायलॉग की भी बात की गई है, जम्मू कश्मीर का भी जिक्र है, इंडस वाटर ट्रीटी का भी है, और BLA एंड TTP एंड अदर मिलिटेंट ग्रुप्स जिसके लिए यूएस ने अपने ताउन का यकीन दिलाया है। सेक्रेटरी रूबियो ने कहा है कि अमेरिका ताउन करेगा। तो ये जो पॉइंट्स इसमें बयान किए गए हैं, क्या वही फील्ड मार्शल की मुलाकात में भी ज़ेर बहस आए होंगे? नहीं, देखिए तो हमारी तरफ से तो यही बात आती है ना कि हम तैयार हैं इंडिया के साथ ऑपोजिट डायलॉग करने के लिए, सारे इश्यूज टेबल पे रखने के लिए जी। यहाँ तक कि हमने तो ये भी कहा होगा कि हम तो वेलकम करते हैं, आप कोई रोल अदा करना चाहते हैं हम आपको खुली छुट्टी देते हैं, आप रोल अदा करें। तो ये तो उन्होंने कहा होगा क्योंकि उन्हें पता है ट्रंप चाहता है कुछ करे वो। मगर प्रॉब्लम तो वही है ना कि इंडिया नहीं मानता कोई बात। और आपने देख ही लिया कि नरेंद्र मोदी का जो बयान आया कल, दे बेसिकली सेइंग कि आप झूठ बोल रहे हैं ट्रंप, आपने हमारे साथ कोई ऐसी बात नहीं की और हमने कोई आपको कमिटमेंट नहीं की टू डू एनीथिंग। और वो अभी तक वही हॉर्न बजा रहे हैं कि जी हम तो अभी तो पॉज है, हमने तो अभी बात खत्म नहीं की ऑपरेशन सिंदूर की एंड सो ऑन। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तानी इस वक्त बड़ी अच्छी विकेट पे खेल रहे हैं, बड़े अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर रहे हैं। और ये ट्रिप जो है आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ वैल्यूएबल ट्रिप। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान विल गिव एनी बेसिस टू अमेरिका। मेरा नहीं ख्याल अमेरिका को बेसिस की जरूरत भी पड़ेगी, आई डोंट थिंक सो।
So I think Pakistan will never act against Iran. एंड सो देयरफॉर एंड अमेरिका को भी इस बात का पता होगा और एक्सप्लेन भी कर दिया होगा पाकिस्तानी डेलीगेशन ने कि हमारे क्या मसले हैं, हाउ वी कैन नॉट बिकम अ ट्रोजन हॉर्स। आपको पता ना ग्रीक मिथोलॉजी में जी एक पूरी कहानी है ट्रोजन हॉर्स की। ट्रोजन हॉर्स एक लकड़ी का घोड़ा था जिसमें कुछ फौजी दस्ते छुपाए गए थे और घोड़ा जाके एक शहर में ट्रॉय में जाके रख दिया था और फिर रात के वक्त घोड़े में से फौज के दस्ते निकले और उन्होंने शहर को सीज कर लिया। तो मतलब एक घुसपैठी है सीक्रेट। तो ईरान हमेशा यही शक करता रहा है कि पाकिस्तान शायद एक ट्रोजन हॉर्स है अमेरिका का। और हम किसी सूरत में भी इस इम्प्रेशन को अब नहीं बरकरार रहने देंगे। एंड सो नाउ देयरफॉर देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ अलाउइंग अमेरिकन बेसिस। अलबत्ता ये जरूर है दैट वी विल प्ले अ रोल in trying to mediate this conflict. तो आपके ख्याल में पाकिस्तान किस हद तक असरअंदाज हो सकता है ईरान और अमेरिका के दरमियान एक डील कराने में? कितना असर रसूख ईरान पर है? मैं प्रेडिक्ट करता हूँ कि कामयाब सिर्फ पाकिस्तान नहीं, यूरोपियन सब मिलजुल के एवरीबडी इज वर्किंग टुवर्ड्स दिस। और सारे अब बेसिकली जो होगा क्या कि ईरान तो पहले दिन से कह रहा है कि हमने एनरिचमेंट नहीं की जी। दूसरी बात यह कि अमेरिका खुद तस्लीम करता है, यूरोपियंस खुद तस्लीम करते हैं, उनके मिलिट्री एक्सपर्ट्स पेंटागन सारे तस्लीम करते हैं कि उन्होंने नहीं इनरिचमेंट की और ना ही उनका इरादा है टू मेक अ बॉम्ब। ठीक, सो इसलिए मेरा ख्याल है ये तो इजराइल ने ये इशू बनाया हुआ है। एंड आई थिंक शुरू में ट्रंप थोड़ा सा फिसल गए इसके ऊपर। अब उसको एहसास हो रहा है इस बात का क्योंकि बड़ी रेजिस्टेंस आ रही है टू अमेरिकन इंटरवेंशन ऑन द बिहाफ ऑफ इसराइल, क्योंकि इसराइल की इस वक्त स्टैंडिंग दुनिया में बिल्कुल जीरो है। कोई भी उसके पुराने एलाइज और दोस्त सारे छोड़ गए उसको। जिस किस्म की ब्रूटल किस्म की उन्होंने बॉम्बिंग की है, पहले उन्होंने की उधर गाजा में और पैलेस्टाइन में, और अब उन्होंने यहाँ टारगेटिंग ईरान। और उनको पता है, अमेरिका को भी पता है कि ये लिबिया नहीं है ईरान, ये सीरिया भी नहीं है। ईरान एक पूरी सिविलाइजेशन है और बहुत बड़ा मुल्क है। 90 मिलियन तो सिर्फ पॉपुलेशन है, पर पॉपुलेशन को छोड़े इट्स ए ह्यूज कंट्री, लाइक अ कॉन्टिनेंट जी। और इसको संभालना सिर्फ एयर पावर के जरिए नॉट पॉसिबल। ये तो ट्रूप्स ऑन ग्राउंड, बूट्स ऑन ग्राउंड करने पड़ेंगे। 2-3 लाख फौजी ग्राउंड पे लैंड करने पड़ेंगे, पूरी फौज आनी पड़ेगी। इट्स नॉट पॉसिबल। वो उन्होंने करके देख लिया ना वियतनाम में क्या हुआ। उन्होंने और जगह पे भी कोसोवो में इधर उधर करके देख लिया ना क्या हुआ जी। तो ये नहीं होना। सो आई थिंक बेसिकली एज लॉन्ग एज द अमेरिकन आर अश्योर्ड कि न्यूक्लियर बॉम्ब की तरफ नहीं जाएंगे ईरानियंस, तो आई थिंक दे कैन बी अ सेटलमेंट। अभी थोड़ी सी गुंजाइश नहीं रखी थी। अमेरिका कह रहा था कि बिल्कुल एनरिचमेंट बंद कर दें, ईरान कह रहा था नहीं हमें पीसफुल पर्पसेस के लिए कर लेने दें, इंस्पेक्शंस जितने चाहते हैं आप कर लें। अब मेरा ख्याल है ये पोजीशन से थोड़ी सी हटना पड़ेगा। अमेरिका शायद इजाजत दे दे कि हाँ आप 20% तक कर सकते हैं या 30% तक कर सकते हैं और फुल इंस्पेक्शंस, तो कहीं ना कहीं मेरा ख्याल है सेटलमेंट हो जाएगी। आई थिंक ये 2 हफ्ते की जो मोहलत है इट्स क्वाइट अ सिग्निफिकेंट। हो सकता है वो कहता 4 दिन 5 दिन यूरोपियंस के साथ नेगोशिएशंस हो रहे हैं, इनको होने दे, देख लेते हैं। बट ये जो 2 हफ्ते दिए ना उसने, इसका मतलब है इसके पीछे कोई डेफिनेटली ही थिंक्स कि अगर कल परसों तरसों फिर मुज़ाकरात शुरू हो जाते हैं तो इट मे टेक दैट लॉन्ग टू अराइव एट सम सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एंड आई एम होपफुल कि अगर पाकिस्तान कैन प्ले अ गुड रोल इन ऑल दिस, ये पाकिस्तान के लिए एक फेदर इन द कैप होगी और जनरल आसिम के लिए भी बहुत बड़ी एक नया कामयाबी होगी ये। and so therefore good for Pakistan all round. अल्लाह करे कि पाकिस्तान की एफर्ट्स भी कामयाब हो, यूरोपियंस की एफर्ट्स भी कामयाब हो और ईरानियंस जो हैं और अमेरिकन्स दे कैन फाइनली कम टू सम अंडरस्टैंडिंग एंड दिस ये जो क्राइसिस है ये चल रहा है।
ये तो सेकंड फेदर इन द कैप हो जाएगा ना इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो हुआ, जिसके बाद फील्ड मार्शल बने और फिर अमेरिका का ये ट्रिप हुआ। कहा जा रहा था कि पहले सिर्फ पेंटागन और सेंटकॉम से मुलाकातें शेड्यूल थी, लेकिन बाद में रीशेड्यूल किया गया और फील्ड मार्शल जाके अमेरिकन प्रेसिडेंट से मिले। सेठी साहब, एक चीज़ बहुत ज़्यादा तवातर से की जा रही है, वो ये कि फील्ड मार्शल ने इन्वाइट किया प्रेसिडेंट ट्रंप को कि वो पाकिस्तान आए, और आज की जो ये फ़ोन कॉल है इसमें भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने सेक्रेटरी रूबियो को भी कहा है आप भी तशरीफ़ लाएं, और प्रेसिडेंट ट्रंप को भी कहा है। वो कह रहे हैं फ्रीक्वेंट हमारी इंगेजमेंट्स आपस में बहुत ज़रूरी हैं। तो आप इन कमिंग टाइम्स जहां ये अनोखी चीज़ अनहोनी हो गई कि फील्ड मार्शल से मिले डोनाल्ड ट्रंप, तो आप विजिट भी देख रहे हैं यूएस ऑफिशियल्स का पाकिस्तान में? नहीं, यूएस ऑफिशियल्स तो आते जाते रहेंगे, बट ट्रंप नहीं आएगा। ट्रंप उसी सूरत में आएगा जब वो इंडिया जाएगा और फिर इंडिया से पाकिस्तान आएगा। और वो पता नहीं वो कब होगा कब नहीं होगा। ये हो नहीं सकता कि अब वो इंडिया जाए और फिर पाकिस्तान ना आए, तो और ये हो नहीं सकता कि वो पाकिस्तान जाए और इंडिया ना जाए। सो ये इसको करना पड़ेगा शेड्यूलिंग। इस वक्त इंडिया में ट्रंप साहब का जो गुडविल है वो बहुत कम है, और मेरा ख्याल है ये क्राइसिस के बाद इंडिया अमेरिका रिलेशंस भी रिपेयर करने पड़ेंगे किस हद तक, बिकॉज इस वक्त तो पाकिस्तान इज फ्लाइंग हाई और इंडिया बड़ा नाराज है। तो सर, जिस तरह से इस प्रेस रिलीज में जिक्र किया गया बार बार इंडिया के साथ हल तलब मामलात का, इस वक्त ना सेक्रेटरी रूबियो इस पोजीशन में है और ना प्रेसिडेंट ट्रंप के वो इंडिया और पाकिस्तान को एक मेज पर बिठा सके। मुश्किल है, इंडिया नहीं बैठेगा। ओके, इंडिया अभी नहीं बैठेगा। ठीक, इसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। मगर पता नहीं आपने एक गौर किया कि नहीं किया एक और चीज के ऊपर। इस वक्त ये जो रेजीम चेंज की बात हो रही है, इन ईरान हो रही है ना, इन ईरान, और सब लोग यही कह रहे हैं कि नेतन्याहू तो ये चाहता है और शायद अमेरिका भी ये चाहता है कि अगर और कुछ नहीं तो रेजीम चेंज हो जाए। मगर बड़े इंटरेस्टिंग सवाल खड़े होते हैं ये रेजीम चेंज के ऊपर। पहली बात तो ये है कि इस वक्त कोई कैंडिडेट या कोई पार्टी नहीं है जिसको ये उठा के और खड़ा कर दे। कोई ऐसी ऑपोजिशन पार्टी, कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि सारे ईरान को संभाल ले। और ये रजा शाह पहलवी का जो बेटा है, इसके तो बस की बात नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता इसको एक्सेप्ट कर ले। मगर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वो लोग जो एनालिस्ट्स ये कह रहे थे, इजराइलीज स्पेशली, कि ईरान के अंदर एक मूवमेंट शुरू हो जाएगी अगेंस्ट द इस्लामिक रेजिम, और हमें सिर्फ हवा देने की जरूरत है, फंडिंग की जरूरत है। लोग बड़े नाराज हैं इस गवर्नमेंट से, स्पेशली वुमेन, और जो सख्ती, जो कंजर्वेटिविज्म है, और जमहूरियत चाहते हैं लोग, और ये अच्छा मौका है इन लोगों को उकसाने का। अच्छा, वो हुआ नहीं। हुआ ये कि सारे के सारे लोग वो अयतुल्लाह के पीछे खड़े हो गए। ये बिल्कुल ऐसे ही हुआ है जैसे जब इंडिया के साथ हमारा मसला बना है तो पीटीआई वाले भी और बाकी लोगों के साथ, हमारी इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हो गए बिकॉज ऑफ नेशनलिज्म। और ईरानियन नेशनलिज्म तो बहुत स्ट्रांग है। तो अब मैं देख रहा था बहुत से क्लिप्स और वीडियोस फ्रॉम विद इन ईरान, और वहां से तो यही सेंटिमेंट है कि जो भी होगा वी विल स्टैंड विद आवर रेजिम। हम अमेरिकन इंपीरियलिज्म और इजरायली ब्रूटैलिटी को नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो मेरा ख्याल है वो जो है ना रेजिम चेंज का, कि अंदर से उकसाया जाए, कोई ऑपोजिशन खड़ी की जाए, कोई, वो मेरा ख्याल है बिल्कुल दैट इज अ नॉन स्टार्टर। वो नहीं होना। अब इसीलिए फिर इनको सोचना पड़ेगा कि अगर बॉम्बिंग भी करते हैं तो उससे ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर तो ऑब्जेक्टिव रेजिम चेंज है, वो तो होनी कोई नहीं। ठीक, तो अगर ऑब्जेक्टिव ये है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करना है, तो वो उसके दो ही तरीके, या तो आप न्यूक्लियर फैसिलिटीज को बिल्कुल खत्म कर दें, और या आप नेगोशिएट करके कोई डील कर ले, बेटर डील देन द लास्ट टाइम। अच्छा, अब बेटर डील देन द लास्ट टाइम रुक गई थी ना, वो हुई नहीं, तो इसीलिए तैयारियां हो गई थी कि जी आप वो फोर्दा के जो न्यूक्लियर साइट है जो कि 300 फीट से ज्यादा नीचे बेरिड है, वो तो आम बम के साथ तो उसको नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। वो एक पहाड़ के नीचे है, और असली वही सबसे ज्यादा सेंट्रीफ्यूजेस जो है वो वही है। दैट इज द मेन एनरिचमेंट प्लांट। तो उसमें आप अगर बस्टर्स बॉम्ब भी ले आएंगे जो कि सिर्फ अमेरिका के पास है, और B-2s,
और वो अगर आके बमबारी कर तो फिर भी आप उतना डैमेज नहीं कर सकते। या तो तसलसल एक ही जगह पे बम मारते जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओवर से अ वीक ऑफ बॉम्बिंग, जी। कि आप उस फैसिलिटी को नॉकआउट कर दें। हम्म। अदरवाइज तो सिर्फ ये होगा कि ठीक है, जो नीचे टनल्स बनी हुई हैं और वो थोड़ी बहुत डिसरप्ट हो जाएंगी, कोलैप्स कर जाएंगी एक्सेट्रा, बट द मेन जहाँ सेंट्रीफ्यूजेस हैं दे स्टिल बी प्रोटेक्टेड। तो ज्यादा से ज्यादा इस किस्म की फौजी कार्रवाई के साथ आप 3 महीने 6 महीने साल आप डिले कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट नॉक इट आउट। और राइट। क्योंकि ईरानियंस को पता है हाउ टू एनरिच यूरेनियम, आज नहीं कल नहीं परसों they can go back to it. So it is better to have a regime and a deal where inspections take place, and so therefore none of this is required. तो अब मेरा ख्याल है कि we are on that verge कि या तो ये अगले 2 4 5 10 दिन के अंदर अंदर कोई सेटलमेंट हो जाएगी, अगर नहीं होगी तो मेरा ख्याल है कि फिर एक राउंड और लगेगा जी। ऑफ अटैक फ्रॉम द अदर साइड, कि जी ये पौधा के ऊपर भी थोड़ी बहुत डैमेज किया जाए, ताकि ये ना हो कि डील हो जाए और ये इसको डैमेज ना किया जाए। उनकी शायद कोशिश इसराइल और अमेरिकनों की ये होगी कि डील से पहले जितना डैमेज कर सकते हो कर लो, बाद में डील कर लेंगे। अगर एक दफा डील हो गई तो फिर आप डैमेज नहीं कर सकेंगे, ठीक है ना। सो समटाइम्स इट्स लाइक दिस। तो इसलिए उन्होंने अपने फोर्सेस तो मूव कर दिए वहां, एंड दे कैन टेक एक्शन एट एनी टाइम, और कोई ना कोई एक्सक्यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई ना कोई मिसाइल जाके लग जाती है किसी अमेरिकन आउटपोस्ट को, या खुद ही मार देते हैं और कहते हैं ईरान ने मारी है, एंड दे गो इन अगेन एंड डू इट, जिसे कहते हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। तो बहुत कुछ हो सकता है। सो लेट अस कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड, लेट अस होप कि ये जो इनिशिएटिव्स हो रहे हैं यूरोपियन और अब पाकिस्तानी इनिशिएटिव, दिस कैन सक्सीड। ठीक है, लेकिन इस जंग को छेड़ के इसराइल जो मकासद हासिल करना चाहता था अभी तक उनमें कामयाब नहीं हुआ। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल ब्रिंक पर आकर उन्होंने 2 हफ्तों की विंडो अब दे डाली। उनके पेश नज़र ज़ाहिर है ये भी है कि लॉन्ग टर्म वॉर सस्टेन था इसराइल भी और ख़िता भी, और इसके अलावा लीबिया वाली मिसाल भी उनके बैक ऑफ माइंड में मौजूद है। और भी बहुत से मामला बात करेंगे सेठी साहब से एक ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जंग के बादल या जो साए हैं थोड़े अर्से के लिए टाल दिए और ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीक्स की विंडो है, उसके बाद मामला कहाँ तक जाता है। सिटी साहब आपने ये तो बता दिया, लेकिन एक सवाल जो तवातर से पूछा जा रहा है और वो इसी मीटिंग के जो पावर लंच जिसको कहा जा रहा है उसके तनाजुर में है कि ये इतनी अनप्रेसिडेंटेड मीटिंग है कि लोग इसे भूल नहीं पा रहे और लोग अभी भी इसमें टीवे लगा रहे हैं, गेस कर रहे हैं कि क्या हुआ होगा, या पाकिस्तान ने क्या ऑफ़र किया होगा, अमेरिका ने क्या कहा होगा। मुझे आपसे ये जानना है कि डू यू थिंक कि ये पाक अमेरिका रिलेशनशिप में ओवर टाइम जो जैसा रहा एक रीसेट है? देखिए, रीसेट तो बहुत स्ट्रॉन्ग लफ्ज़ है। रीसेट का मतलब है कि पहले एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप थी, क्या फिर से एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप सेट होने जा रही है? मैं नहीं समझता कि कोई स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप अब अमेरिका के साथ सेट होगी। स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप आपकी सिर्फ अब एक चाइना के साथ है, और किसी के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशन। अमेरिका भी ट्रांजैक्शनल है और पाकिस्तान के भी ट्रांजैक्शनल है, मीनिंग इट इज वेस्टेड इंटरेस्ट ऑन बोथ साइड्स, बट नॉट एनी लॉन्ग टर्म। मगर इंटरेस्टिंग बात यह है, लोग इसलिए ज्यादा बातें कर रहे हैं अबाउट दिस सो कॉल्ड रीसेट, क्योंकि आपको याद होगा कि इमरान खान के ज़माने में तल्लुकात बड़े ख़राब हो चुके थे, यहाँ तक कि खान साहब ने बाद में फिर इल्ज़ाम भी लगा दिया कि ये जो अमेरिकन हैं दे वांट टू आउस्ट माय गवर्नमेंट। लोग भूल जाते हैं और पीटीआई वाले भूल जाते हैं कि खान साहब जब अमेरिका से वापस आए थे तो उन्होंने जब इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे लैंड किया तो अभी तक अब मुझे याद है उन्होंने कहा था कि मुझे इतनी खुशी और इतनी कामयाबी नहीं हुई जब से मैंने वर्ल्ड कप जीता था 1992 में। ये मुझे लफ्ज उनके याद, ऐसा लगा जैसे वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ। हाँ, मतलब है कि, और वही इमरान खान साहब थे जो कि 1 साल के बाद कह रहे थे कि अमेरिका ने मुझे निकाल दिया। तो बात यह है कि ये पीटीआई वाले दोस्त हमारे भूल जाते हैं कि पहले इन्होंने अमेरिका को हीरो बना दिया, फिर अमेरिका को गालियां दी, फिर अमेरिका के पास चले गए लॉबिंग करने, और फिर यहाँ इंतजार में थे कि अब ट्रंप आएगा तो हम इमरान खान रिहा हो जाएंगे। बड़े बड़े लंबे दावे किए, अब मैं नाम नहीं लेता उन लोगों के, पता नहीं इनको क्या
सूझी थी या क्या इनका ख्याल था, कौन इनको मिसलीड कर रहा था, या इनको अमेरिकन पॉलिटिक्स का पता ही नहीं है। अच्छा। तो वो सिचुएशन जहाँ के डोनाल्ड ट्रंप ने सलाम दुआ नहीं ली इमरान खान के बारे में, और ये तवक्को कर रहे थे कि उनको रिहा करवा देंगे। तो अब ये जो जिस किस्म की वेलकम और मीटिंग की है विद द आर्मी चीफ, आई थिंक it's quite an outstanding shift. But whether it is a reset, I don't know. रीसेट से मुराद क्या है? क्या अब अमेरिका आपको मिलिट्री हथियार देगा? क्या अमेरिका आपको बिलियंस ऑफ डॉलर्स मिलिट्री एड देगा? No. अच्छा। आपको जो देना है वो आईएमएफ से मिलेगा, वर्ल्ड बैंक से मिलेगा, वगैरह वगैरह, और शायद कुछ स्पेयर पार्ट्स गोइंग फॉरवर्ड, डिपेंडिंग आपका रोल क्या है इस क्राइसिस के अंदर। वो शायद आपको थोड़े बहुत, क्योंकि वो स्पेयर पार्ट्स तो चाहिए होते हैं ना, आपके पास बहुत सी अमेरिकन इक्विपमेंट है, स्पेशली F-16 वगैरह। तो मेरा ख्याल है इस किस्म के इश्यूज हैं, मगर बियॉन्ड दैट आई डोंट थिंक अब कोई स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बनेगी। अलबत्ता इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है विद अमेरिका वो अफेक्ट होगी, और उसके ऊपर अब हमें तवज्जो देनी चाहिए कि अब इंडिया की क्या रिलेशनशिप होगी विद अमेरिका अंडर डोनाल्ड ट्रंप, बिकॉज क्लियरली इस वक्त काफी सीरियस ड्रिफ्ट या टेंशन आ चुकी हैं बिटवीन नरेंद्र मोदी एंड ट्रंप एंड अमेरिका एंड इंडिया। एंड अमेरिका जितनी भी गुडविल थी डोनाल्ड ट्रंप की इन इंडिया, वो सब फारग हो चुकी है इस वक्त। तो आई थिंक वी शुड फोकस नॉट ऑन एनी स्ट्रेटेजिक गेन्स बाय पाकिस्तान, बट स्ट्रेटेजिक लॉस बाय इंडिया, जो कि रिलेटिवली स्पीकिंग is good, is a strategic gain for us. But in any long-term relationship, no. हमने चाइना को at every stage, we have kept China informed and we will continue to do so. And हमारी सारी जो इस वक्त we are going to be part and parcel of the revival of the Road and Belt Initiative, and also in terms of our defense requirements, China will be our strategic partner. ओके सेठ साहब, एक और चीज़ की वजाहत कर दें। जिस तरह के बयान डोनाल्ड ट्रंप ने दिए, ये जिस तरह की उनकी शख्सियत है, लाइक आई लव पाकिस्तान, और मेरे लिए एजाज़ की बात है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मिलना, लवली पीपल, ग्रेट लीडरशिप, ये डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनैलिटी को जहन में रखते हुए पल में तोला पल में माशा, आप क्या कहते हैं कि इन नवाजिशात को, इनायात को ज़ाती हैसियत में देखना चाहिए या इसे यूएस की फॉरेन पॉलिसी के ज़िम्न में ही देखा जाना चाहिए? ज़ाती भी नहीं, फॉरेन पॉलिसी भी नहीं। देन डोनाल्ड ट्रंप ऐसी बातें करता है, जो उसका दिल चाहता है बोल देता है। आपने देखा नहीं कि वो फ्रांस वाले प्रेसिडेंट को उसने कैसे स्नब किया? उस बेचारे ने इतना ही कहा ना कि ये G7 की मीटिंग छोड़ के चला गया है बिकॉज ही इज गॉट टू वर्क ऑन द सीज फायर और ऑन। तो उधर से ट्रंप ने उसको ऐसा ट्वीट मारा, इंसल्ट कर दिया कि यू डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, तुम तो ऐसे फजूल बातें करते हो। तो डोनाल्ड ट्रंप इज केपेबल ऑफ सेइंग माय बेस्ट फ्रेंड, जैसे इमरान खान को ओ इज अ ग्रेट लीडर, ये वो, इधर भी हो जी बड़ा जबरदस्त ही हो, कल को कुछ और हो जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं माननी चाहिए। वो एक तरफ सबको स्नब करता है, दूसरी तरफ उन्हीं की तारीफें करता रहता है। तो वो ही प्लेज दिस डबल गेम, किसी को पता ही ना चले कि मेरे ज़हन के अंदर है क्या। सो नोबडी शुड ट्रस्ट डोनाल्ड ट्रंप। ओके, ठीक है। इसकी एक बड़ी मिसाल जिसके बारे में आपने प्रेडिक्ट भी कर दिया था, इलॉन मस्क के साथ इनका रिलेशनशिप कैसा रहा, उसी को ध्यान में रख लेना चाहिए। ओके, और बहुत से मामलात एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। कतार लगी है सवालों की और लंबी फहरिस्त में से सबसे पहले इंग्लैंड से मलिक वकार अली। आप लंदन आए हुए हैं, कोई लिफ्ट नहीं कराते हमें, कोई टेलीफोन नंबर मेरा आपके पास आ गया है, कोई नंबर आप छोड़ दें, मैं आपसे रब्ता करूं, कोई चाय का कप, कोई मैंगो लस्सी, कोई आपको खिदमत करें आपकी। जब सेठी साहब ये जो जनरल आसिम मुनीर साहब कल व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट ट्रंप से मिले, तो इसमें इंटरनेशनल जो बात हुई होगी ईरान की, वो तो हमसे ऊपर ही है। इसमें सऊदी अरब का भी इनपुट होगा जनरल आसिम मुनीर को मिलाने के लिए ट्रंप साहब से, या वो जो हमने लोगों ने बात शुरू की हुई है ये कि इंडिया को हमने शिकायत दी है, इस वजह से ट्रंप ने बुलाया है। दूसरी बात, इसमें उन्होंने कोई पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान के बारे में भी ट्रंप साहब ने बात की होगी जनरल आसिम मुनीर से, या कुछ भी नहीं हुआ इस तरह की बात होगी? क्योंकि पीटीआई अमेरिका ने काफी अर्सा हो गया कमेटी डाली हुई है इधर रिपब्लिकन के साथ। जब से ट्रंप का इलेक्शन हुआ, ये रिपब्लिकन को सपोर्ट भी करते हैं, पैसे भी उनको देते हैं, कमेटी भी डाली हुई है इन्होंने इमरान खान को आके चढ़ाएंगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि वो पीटीआई वालों की, ये जनरल आसिम मुनीर की मीटिंग के बाद पीटीआई वालों ने जो अपनी कोशिश की हुई थी या जो लॉबिंग की हुई थी, सारे पैसे रुड़ गए हैं, जाया हो गए हैं? इस बारे में एडवाइस करें। जी देखिए, हम जैसे लोग तो पहले दिन से कह रहे थे कि पीटीआई जो है ना
उन्हें अमेरिकन पॉलिटिक्स के बारे में नहीं पता खास, और वो उनका ख्याल था चार पैसे लगाएंगे और कोई ना कोई कार्रवाई करवा लेंगे, और कुछ सेनेटर से और कांग्रेसमैन से उन्होंने कुछ बयानबाजी भी कर ली। मगर आई नेवर थॉट फॉर अ मिनट दैट ट्रम्प वुड गो आउट ऑफ हिज वे टू डू एनीथिंग फॉर इमरान खान। इट डजंट वर्क लाइक दैट। ये पर्सनल कोई चीज नहीं होती इस चीज में, ये रियासत के इश्यूज होते हैं। एनीवे, तो अब आपने दो सवाल किए किए एक ये कि सऊदी अरेबिया का रोल आगे जाते हुए वो क्या है या हो सकता है, और दूसरा पीटीआई का कि जो पोजीशन है उसके साथ क्या हुआ। तो पीटीआई वाली बात तो मैंने पहले ही कर दी कि दे अनफॉर्चुनेटली फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू उनकी कोई हमायत नहीं है, ना ही हमारी तरफ से कोई पेशकदमी हुई होगी, ना ही ट्रंप ने बात की होगी। मैं यकीनी तौर पे कहता हूँ जिक्र तक नहीं हुआ होगा इमरान खान का, ना ट्रंप ने, ना हमने, या किसी और ने। यहाँ तक कि डेमोक्रेसी शोक्रेसी भी कोई बात नहीं हुई होगी। हमारी तरफ से ये कह दिया गया होगा कि जी भाई जो कुछ हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल हो रहा है, अदालतों ने ओके कर दिया है, एंड वी आर अ स्टेबल गुड सॉलिड गवर्नमेंट, बड़े अच्छा चल रहा है सारा कुछ, और आईएमएफ भी आ गया, हम वी आर फॉलोइंग ऑल द रूल्स ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेडिंग ऑर्डर, और हम आपके साथ भी ये करें। तो आई थिंक वो तो सुनने के लिए तैयार होंगे, और उनको पहले से ही पता है कि या दिस इज ट्रू। सो आई थिंक कि पीटीआई जो है अनफॉर्चुनेटली उनकी जो पॉलिसीज रही हैं डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल वो नहीं काम की, और मेरा ख्याल है कि उनको अपने बारे में और अपनी कुव्वत के बारे में और अपनी पॉलिसीज को सोचना चाहिए कि व्हाई हैव दे फेल्ड, और इज देयर एनी अदर रूट दैट माइट सक्सीड। ये मैं काफी अरसे से कहता आ रहा हूँ। सो यहाँ तक तो पीटीआई। अब आइए सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया विल ऑलवेज बी अ प्लेयर, या नेगेटिव या पॉजिटिव। सऊदी अरेबिया पहले तो ईरान के खिलाफ था और वेरी प्रो अमेरिका ऑन द फर्स्ट टर्म ट्रम्प की, बट उसके बाद थिंग्स हैव चेंज्ड, और एमबीएस और दुबई के जो रूलर्स हैं यूएई के एंड अदर्स, दे हैव रियलाइज्ड के इनकी जो इकोनॉमीज हैं दे बड़ी वल्नरेबल हैं, स्पेशली सऊदी अरेबिया एंड यूएई, क्योंकि देखिए ये लोग बिल्कुल माहौल चेंज करने जा रहे हैं अपना। ये एक डेजर्ट किंगडम्स हैं, दुबई के पास वो तेल भी नहीं है, मगर उनको दोनों को पता है, सऊदी अरेबिया को भी और यूएई को, कि तेल खत्म हो जाए एक दिन तो फिर हम क्या करेंगे। सो दे आर आउट टू डाइवर्सिफाई, और उनकी जो डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी है वो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर नहीं है, इट इज ऑन सर्विस इंडस्ट्री दोनों की। दुबई भी सर्विस इंडस्ट्री इज अ सेंटर फॉर ट्रांसिट एंड communications, service industry, tourism. MBS भी 400 और 300 अरब डॉलर्स लगा रहा है ऑन डेवलपिंग द सर्विस इंडस्ट्री। उनके लिए तो एक रॉकेट आके गिर गया ना ईरान का, तो सारे भाग जाएंगे वहां से। तो इसलिए दे कांट अफोर्ड, एंड आई थिंक उनको इस बात का एहसास हो चुका है, इसीलिए उन्होंने दे हैव मेड अप एंड सेटल देयर इश्यूज विद ईरान, और वो जो रिलीजियस इश्यूज थे वो खत्म कर दिए। एंड सो आई थिंक सऊदी अरेबिया इज वेरी कीन कि लड़ाई झगड़े ना हो और कोई ना कोई सेटलमेंट हो जाए, एंड दे डोंट वांट रेजीम चेंज इन ईरान। उनके तो अच्छे तल्लुकात हो गए हैं ईरान के साथ, एटलीस्ट नॉन एंटेगनिस्टिक। और सऊदी अरेबिया और ईरान, पहले एक वक्त था कि सऊदी अरेबिया अपना जो उसका वर्जन ऑफ इस्लाम है उसको प्रमोट कर रहा था, और ईरान जो है अपना वर्जन ऑफ इस्लाम उसको प्रमोट कर रहा था, एंड ग्लोबल हेजेमनी ओवर द मुस्लिम वर्ल्ड बाय वर्च्यू ऑफ देयर वेल्थ इन ऑयल वो करना चाह रहे थे, शियाइट इस्लाम वर्सेस वहाबी इस्लाम। मगर मेरा ख्याल है कि सऊदी अरेबिया ने तो वो ऑब्जेक्टिव अबैंडन कर दिया है। और उधर सऊदी अरेबिया में भी मेरा ख्याल है इस राउंड के बाद जब उन्हें एहसास हो गया इस बात का कि सीरिया भी गया, हमास और हिजबुल्लाह डिग्रेड हो गए, लिबिया भी गया, जॉर्डन है ही नहीं, कुवैत है ही नहीं, तो अब हम अकेले रह गए हैं। एंड आई थिंक ये जो पॉलिसी रही है ऑफ ओपन रेजिस्टेंस थ्रू प्रॉक्सीज, ये मेरा ख्याल है ईरान विल आल्सो टेक टाइम टू अंडरस्टैंड कि वो पुरानी गेम अब नहीं चल सकती। एंड आई थिंक ये लास्ट राउंड है इस गेम का, पुरानी गेम का। एंड नाउ मे बी इट्स टाइम फॉर ईरान टू स्टॉप आल्सो बीइंग very aggressive internationally. मेरा ख्याल है if the Ayatollahs could concentrate on building their own country, giving a little more freedom, और एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें और ये ख़त्म करें ये न्यूक्लियर इशू जो है, ताकि अपने सैंक्शंस ख़त्म हो
और ये कार डेवलपमेंट हो सके ईरान के अंदर। मगर मैं एक बात आपसे कहता चलूं बिफोर वी एंड दिस प्रोग्राम, मैं सुन रहा था आयतुल्लाह खमेनी का अभी एड्रेस किया उन्होंने, मैं इससे ज्यादा बात नहीं करना चाहता, आई डोंट लाइक टॉकिंग अबाउट रिलीजियस थिंग्स। अगर आप सुन लें जाके उनका जो एड्रेस है, और आपको एक और तारीखी एड्रेस याद आ जाएगा, बिफोर करबला। तो इस किस्म का मूड है वहां, तो मेरा ख्याल है कि इट्स बेस्ट टू सॉर्ट दिस आउट क्विकली। ठीक सिट साहब, प्रोग्राम एंड करने से पहले मुख्तसरन एक सवाल भी मुख्तसर है, और जब मैं आप पे छोड़ूंगी आप क्या जवाब देते हैं इसका, लेकिन बड़ा दिलचस्प सवाल है, पता नहीं जहन में ये आइडियाज़ कैसे आते हैं। अमजद साहब झंग से पूछना था कि ये सेठी साहब वाकई इतने काबिल हैं या आप लोगों ने प्रोग्राम फिक्स किया होता है, मतलब पहले सवाल जवाब तय किए होते हैं? मैं की कमा यार मुझे अच्छे लोग इतने शकी हैं, इतने शकी हैं, इट्स अनबिलीवेबल। मैं इनको बता दें जी कैसे ये प्रोग्राम होता है। ये समझते हैं कि हम बड़े जीनियसेस हैं, और बात ये जी कि आयशा अपनी पूरी रिसर्च करती है, मेरी रिसर्च टीम पूरी रिसर्च करती है, मैं अपनी रिसर्च करता हूँ। सारा हफ्ता हम वीडियोस, आर्टिकल्स, स्टेटमेंट्स इसको देखते रहते हैं। मेरी टीम अपनी तरफ देखती है, आयशा अपनी तरफ देखती है, मैं अपनी तरफ देखता हूँ। फिर हम एक्सचेंज करते हैं सारी इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट एक दूसरे को। वो आता रहता है, बातें हमारी नहीं होती पूरा हफ्ता, बात हमारी होती है आधा घंटा पहले इस प्रोग्राम से। अच्छा जी क्या है आज का एजेंडा, क्या डिस्कस करना है? तो वो कहते हैं जी, एक बंदा कहता है कि सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, सारे ये डिस्कस करना। दूसरा कहता है हाँ सर वो तो है, मगर ये भी एक इशू है, इसको भी डिस्कस करना चाहिए। मैं कहता हूँ हाँ ये भी है, मगर व्हाट अबाउट फलाना इशू। सिर्फ इशू, सब्जेक्ट। तो उसके बाद हम तय कर लेते हैं, अच्छा जी ये सब्जेक्ट्स। अब क्या उसमें पूछना है क्या नहीं पूछना, ये हजरात जो यहाँ बैठे हुए हैं आपको नजर नहीं आ रहे, और ये खातून जो यहाँ बैठी हुई है, ये फिर अपनी वो डुगडुगी घुमाती है और अपने सवाल बनाती है और ठा ठा करके फेंकती है, और मैं यहाँ बैठ के तैयारी करके बैठा होता हूँ कि हुण की करने लगी है। लेकिन समटाइम्स आप वेल लेफ्ट भी करते हैं और समटाइम्स आप छक्का भी लगा देते हैं। लेकिन अमजद साहब, जब हम शो कर लेते हैं उसके बाद हम वो गाना सुनते हैं जो मसूद राना साहब ने गाया था कि तांगा लाहौर दा होवे ये पावे चंगदा तांगे वाला खैर मंगदा। ये जंग से ऐसे सवाल आए तो आपकी तसल्ली हो गई होगी उम्मीद है। और इसके अलावा भी बहुत से सवाल हैं। और ये जो सवाल आते हैं, ये जो आप लोग सवाल करते हैं, हाँ। ये सवाल मैं सुन लेता हूँ आने से पहले, यहाँ अभी आधा घंटा पहले मैं सुनता हूँ ये। अच्छा और तो मैं कहता हूँ यार इनको शॉर्ट कर दो, जो रेलेवेंट हैं, जो रिपीट नहीं हो रहे, जो कि हम अपने प्रोग्राम में जो सब्जेक्ट नहीं डिस्कस करेंगे तो उनको आने दें, फिर देखते हैं क्या है। बहुत से सवाल ऐसे भी होते हैं जो कि हमने डिस्कस कर लिए होते हैं पहले, कुछ लोगों ने हमारे प्रोग्राम सुना नहीं होता, वो फिर से वही सवाल आ जाते हैं, सो वी एक्सक्लूड देम। कुछ लंबी लेक्चर शुरू हो जाते हैं, वो भी नहीं फिर हम लेते। हम चाहते हैं कि मुख्तसर सवाल हो जिसके ऊपर पहले बात ना हुई हो या इस प्रोग्राम के दौरान बात नहीं करनी है, तो फिर उसको आगे बढ़ाया जाए। यानी ये तो वाज़े हो गया कि आप सब के जितने व्यूअर्स क्वेश्चंस भेजते हैं ऑडियो या वीडियो, सेठी साहब की समात तक ज़रूर पहुंचते हैं। साकिब इंग्लैंड से, वहीद अहमद लाहौर से, मोहम्मद कमाल सिद्दीक दुबई से, रिजवान आफरीदी पेशावर से, इसके अलावा अदील लाहौर से, उम्मीद जी लखनऊ से, अरसलान अमीर अमेरिका से। हम चाहते थे कि आपके सवाल शामिल करें लेकिन वक्त था मुख्तसर। आइंदा के प्रोग्राम्स में उठा रखेंगे। अल्लाह ने के बाद।